नमस्कार प्यारे साथियों, दीप इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर किसे कहते हैं और इंडक्टर के गुण को क्या कहते हैं। तो इंडक्टर के गुण को हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं, है ना। कि अगर विद्युत धारा को जो रुकावट पैदा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ये भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंडक्टेंस के प्रकार, है ना। तो इंडक्टेंस के हम लोग 3 प्रकार देखे थे इंडक्टर के। सबसे पहले क्या देखे थे, आयरन कोर, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने आयरन कोर देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, फेराइड कोर देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एयर कोर देखा था। तो इंडक्टर के प्रकार हम लोगों ने देखा था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला देखा था। तो क्या देखा था, L इज़ इक्वल टू एन फाई बाय आई, जहाँ पर फाई क्या था, फाई हम लोगों का था मैग्नेटिक फ्लक्स, आई क्या था, करंट, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या था, इंडक्टेंस, जिसे कि हम लोग हेनरी से निकालते हैं, मतलब हेनरी इसका यूनिट होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इस पर एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों ने फिर इसके बारे में देखा था, सेल्फ इंडक्शन के बारे में। क्या देखा था, सेल्फ इंडक्शन के बारे में। हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन का भी फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था, EMF इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, है ना। जिसमें हम लोगों ने देखा था E जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EMF का। ठीक है। ये हमारा E क्या हो गया, EMF हो गया। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि एन के आगे जो माइनस आया है, माइनस का साइन किस लिए आया है, तो ये लेंज के नियम के कारण आया है। हम लोगों ने ये देखा था। इसके बाद हम लोगों ने फिर देखा था कि सेल्फ इंडक्शन का प्रभाव सोलेनॉइड पर क्या पड़ता है ना। सेल्फ इंडक्शन का प्रभाव सोलेनॉइड पर क्या पड़ता है, हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसका एक फार्मूला भी देखा था। क्या देखा था, सेल्फ इंडक्शन का जो प्रभाव पड़ता है सोलेनॉइड पर, उसका क्या फार्मूला था, L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल, है ना। ये देखा था, जिसमें हम लोगों ने म्यू नॉट के वैल्यू को देखा था। वो क्या था, म्यू नॉट का वैल्यू हम लोगों के पास था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। उसके बाद म्यू आर का वैल्यू हम लोगों ने देखा था, हवा या निर्वात में क्या होता है, 1 होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ए क्या होता है, एरिया होता है ना। और एल क्या होता है, कंडक्टर का लेंथ होता है। ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में, यानी कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। तो उसमें भी हम लोगों ने बताया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट और एन आई बाय एल, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, B से। म्यू नॉट के बारे में हम लोगों ने देखा था, आई के बारे में, एन के बारे में, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। ठीक है। तो इससे आगे हम लोग चलते हैं, और इससे आगे हम लोग आज किस चीज़ के बारे में देखेंगे, तो इससे आगे आज हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, है ना। क्या देखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का डिफिनेशन, है ना। तो चलिए लिखिए, म्यूचुअल इंडक्शन। तो लिखिए, चलिए म्यूचुअल इंडक्शन का डिफिनेशन लिखिए। लिखिए, जब किसी कॉइल में एसी करंट प्रवाहित होती है तो कॉइल द्वारा एसी मैग्नेटिक फील्ड स्थापित होता है। कॉइल द्वारा एसी मैग्नेटिक फील्ड स्थापित होता है और इस स्थापित क्षेत्र से EMF इंड्यूस होता है। EMF इंड्यूस होता है।
इस प्रकार कॉइल का वह गुण जो उसमें प्रभावित हो रही इलेक्ट्रिक करंट की मान में परिवर्तन का विरोध करती है उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, और एक कॉइल ये है। अगर मान लिया जाए इसमें एक करंट दिया जाए तो इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड स्थापित होता है ना, और इसमें भी अगर दिया जाए तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड स्थापित होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव इस पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। या फिर इसका प्रभाव इस पर पड़ता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका एक म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला लिख लीजिए। म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होगा, लिखिए, m इज इक्वल टू के रूट अंडर L1 L2। ठीक है, रूट अंडर L1 L2, जहाँ पर m जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट अंडर L1 L2 का। ठीक है, और यहाँ पर आपका k क्या होगा, तो k हो जाएगा हमारा कपलिंग फैक्टर। ठीक है, लिख लीजिए, कपलिंग फैक्टर। ठीक है ना। ठीक है, अब ये कपलिंग फैक्टर क्या होता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फिगर है, ये जो हमारा एक कॉइल है यहाँ पर बना हुआ और एक कॉइल यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों एक अलग अलग कॉइल है। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं एक छोटा छोटा डॉट डॉट है, ये जो हमारा क्या है, एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, और ये जो है वो हमारा इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, जिसे कि हम लोग, ये जो कॉइल है, ये जो टर्न है जितने भी दिख रहे हैं आपको, उसे हम लोग N1 से डिनोट किए हैं, और ये जो टर्न है उसे हम लोग N2 से डिनोट किए हैं। ठीक है, अब ये हमारा पहला कॉइल है और ये हमारा दूसरा कॉइल है, तो इसे हम लोग C1 से डिनोट किए हैं और इसे हम लोग C2 से डिनोट किए हैं। ठीक है, और अब इसका जो टोटल फ्लक्स है इस पर जो पड़ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यानी कि इस पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो छोटा वाला कॉइल है, मतलब ये जो कॉइल है, इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसे हम लोग φ2 से डिनोट कर रहे हैं और इसे हम लोग φ1 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो हम लोग करंट डाल रहे हैं उसको हम लोग I1 से और यहाँ पर I2 से। ठीक है ना। अब ये जो बड़ा वाला फ्लक्स हम लोगों को दिख रहा है, यानी कि ये जो बड़ा वाला दिख रहा है वो क्या है, तो ये है कि जो फर्स्ट वाले कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है उसका प्रभाव हम लोग को कहाँ पर पड़ रहा है, सेकेंड वाले कॉइल में, है ना। तो इसे हम लोग लिखे हैं φ1 2, यानी कि φ1 2 का मतलब क्या हुआ, पहला फ्लक्स का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। और ठीक वैसे ही ये अभी हम लोगों ने इधर से करंट दिया, और अगर मान लिया जाए इधर से करंट देंगे तो इसका भी ठीक वैसे ही होगा। तो इसका क्या होगा, इस दूसरे वाले का प्रभाव पड़ेगा पहले वाले पे। तो हम लोगों ने क्या लिखा, φ2 1, यानी कि दूसरे का प्रभाव 1 पर। ठीक है, अब हम लोग बता रहे थे कि ये जो प्रभाव है, यानी कि ये जो सिंगल मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो कपलिंग क्या होता है, कपलिंग होता है कि पहले मैग्नेट का जो फ्लक्स है उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है, और उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है और दूसरे का पहले पर। ठीक है, तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का जो प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है उसका फ्रैक्शन और टोटल जो लिंकेज फ्लक्स है उसका प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरे वाले के लिए दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रभाव पहले पे पड़ रहा है और बाय क्या है, कपलिंग मैग्नेटिक लिंकेज
टू। ठीक है, तो इसके फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं, और इसे हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन देखना था, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग एम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन को एम से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था, हम लोग जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एन डी फाई बाई डी आई। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, एन टू यानी कि दूसरे वाले के लिए देख रहे हैं अभी। तो दूसरे वाले के लिए क्या होगा, डी फाई 1 2 बाई डी आई 1, यानी कि डी फाई 1 2 का मतलब क्या हो गया, पहला का प्रभाव दूसरे पर। ठीक है, और करंट आई। ठीक है, वैसे ही ठीक दूसरे का भी होगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको मान लिया जाए हम लोग जैसे पहले देखे थे, तो हम लोगों ने देखा था ना कि इस प्रकार से डी फाई बाय डी आई होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसे हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना कि k इज़ इक्वल टू हम लोगों का क्या होता था, k इज़ इक्वल टू हम लोगों का होता था ना m बाय रूट अंडर L1 L2, है ना, यही होता था हम लोगों ने देखा था। यानी कि हम लोगों ने देखा था m इज़ इक्वल टू क्या देखा था, k रूट अंडर L1 L2, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो ये हम लोगों को देखना है कि ये कैसे करके आया। ये बेसिकली क्या है, आप लोगों के सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन बस मैं साइड से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि कुछ क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मान ले जाए, इसे हम लोग और इसे फर्स्ट और सेकंड को हम लोग इंटू करते हैं, तो इंटू करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये जो m और ये m है इंटू होगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसको ऐसे इंटू करके लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, n2 फाई 1 2 बाय I1 इंटू n1 फाई 2 1 बाय I2। ठीक है, तो इसके इस प्रकार से फिर हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन बन करके, यहाँ पर इक्वेशन बन करके क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग इससे पहले देख रहे थे ना k इज़ इक्वल टू क्या होता है, 5 1 2 बाय 5 1। ठीक है, तो हम लोग इस 5 1 2 बाय ये जो हमारा है 5 1 2 बाय 1 जो है, तो इसका हम लोगों को क्या हो रहा था, 5 1 2 बराबर हम लोगों को क्या मिल रहा था, k इंटू 5 1 मिल रहा था ना। तो हम लोग ठीक वैसे ही इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि 5 1 2 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं k इंटू 5 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर, देखिए ठीक से देखिए क्या है यहाँ पर, ये हमारा k इज़ इक्वल टू क्या है, 5 1 2 बाय 5 1। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 5 1 2 रखना चाहेंगे तो 5 1 2 इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू 5 1 होगा ना। तो वैसे ही मान लिया जाए यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 5 1 2 की जगह पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 5 1 2, है ना। 5 1 2 की जगह पर k 5 1 मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे ही फिर इधर भी k 5 2 मिल जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो इंटू किए हम लोग, तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो क्या हो गया m2 हो गया ना। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, इस n2 और इस n1 को एक जगह हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा 5 1 2 था, वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, 5 1 और यहाँ पर k 5 2 बाय I1 और I2। ठीक है, ये तो है ही। इसके बाद हम लोगों को क्या आ जाता है, यहाँ से ये जो m स्क्वायर है तो m स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब यहाँ क्या किए, ये k और ये k को इंटू करके यहाँ k स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं n1 इंटू 5 1 बाय I1, तो हम लोग वही लिखे हैं n1 इंटू 5 1 बाय I1 इंटू n2
phi2I2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जैसा कि पहले हम लोग जानते थे कि L इज इक्वल टू क्या होता है, n∅/i होता है। ठीक है, n∅/i। तो n∅/i बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर L लिख सकते हैं और इस जगह पर भी L लिख सकते हैं ना। और ये K2 तो है ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, K2 यानी कि सॉरी K² इंटू क्या हो जाएगा, L1 L2, ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, तो हमारा नया क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, m² बराबर K² L1 L2। ठीक है, तो हम लोग m बराबर क्या लिख सकते हैं, K√L1 L2 लिख सकते हैं ना। तो यही तो अभी हम लोगों को पहले देखे थे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, m बराबर पता चल गया, है ना। यही चीज़ देखना था। तो कपलिंग फैक्टर इसी को कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करता है उसी को हम लोग कपलिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोगों को क्या देखना है कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन हम लोगों के किस किस कार्यों पर निर्भर करता है ना, किस किस कार्यों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ0 μr, यानी कि किस चीज़ पर निर्भर करता है, μ0 μr पे, यानी कि कॉइल के कोर पर, है ना। कॉइल का कोर जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, इस पर भी इंडक्टेंस हम लोगों का क्या करता है, निर्भर करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है कि अगर कोई कॉइल है तो उसके टर्नों की संख्या पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 n2, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, उसके गुणनफल पर। हमारे पास यहाँ दो कॉइल होगा, है ना, हमारे पास यहाँ दो कॉइल होगा, इसलिए हम लोगों ने n1 और n2 इस दोनों को इंटू कर देंगे। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी हम लोगों का प्रभाव पड़ेगा कि ये कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या होगा कि m इज़ इक्वल टू हो जाएगा m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होते चला जाएगा उतना ज़्यादा इसका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, कम होते चला जाएगा, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रभाव कम होते चला जाएगा। दूरी अगर बढ़ते चला जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रभाव कम होते चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ कपलिंग पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि कपलिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का होता है μ0 μr n1 इंटू n2 इंटू a/l। ठीक है, जहाँ a जो है हमारा a क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा πr²। ठीक है, ये एरिया है ना, तो πr², और l क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा, लेंथ यानी कि रेडियस। ठीक है, इस चीज़ों को समझ लिए ठीक से। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस का हिंदी होता है प्रेरणीय प्रतिघात। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्सेल से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, किसी से डिनोट करते हैं, एक्सेल से। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक्सेल बराबर क्या होता है, तो एक्सेल बराबर हमारे पास होता है, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक है ना, जिसमें से ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2πf। ठीक है ना, तो एक्सेल का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा का हो जाएगा 2πf और एल का एल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेल का वैल्यू 2πf/l। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो हमारा एक्सेल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, अगर मान लिया जाए फ्रीक्वेंसी हमारे पास बहुत सारा रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेल भी जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और मान लिया जाए कि फ्रीक्वेंसी हम लोग घटा देते हैं तो हमारे पास एक्सेल भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस घट जाएगा।
ठीक है ना, यानी कि हमारे पास कुछ भी रिएक्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी बात पर अगर मान लिया जाए कि हमारा फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0, तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 हो जाएगा तो वो जो सर्किट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लिया जाए कोई भी एक सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये केस कहाँ पर होता है, ये केस डीसी में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कि अगर मान लिया जाए फ्रीक्वेंसी बहुत सारा हो गया, बहुत सारा फ्रीक्वेंसी हो गया, हमारे पास इन्फिनिटिव हो गया, तो हमारे पास एक्सएल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बहुत हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, तो वो सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, वो सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन हम लोग जनरली दो प्रकार से करते हैं। एक क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में तो आप लोग जानते ही हैं कि टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, है ना, L1 प्लस L2 प्लस L3, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में भी क्या होता है, सेम टू सेम रेजिस्टेंस टाइप का ही होता है ये। उसमें क्या हो जाएगा, 1/LT इज इक्वल टू 1/L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना दूर तक हम लोग जा सकते हैं, L1/L एन टर्म तक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये जो है कनेक्शन दो प्रकार का इंडक्टर का होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो फार्मूला नोट करके ध्यान रखने का है। ठीक है, जो कि हम एक पहले ही बताए थे, E इज इक्वल टू ई एम एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों का इंडक्टर का था ईएमएफ निकालने का। और दूसरा क्या है हमारे पास, वी एल निकालने का, यानी कि वोल्टेज, इंडक्टिव वोल्टेज निकालने का। तो ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू डी आई बाय डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये चीज़ हो गया तो चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि एक प्रेरण कुंडली में 0.6 सेकेंड में धारा 6 एम्पियर से बढ़कर 21 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, यानी कि 6 सेकेंड के अंदर 0.6 सेकेंड के अंदर 6 एम्पियर से 21 एम्पियर तक करंट हो जाता है। ठीक है, जिसमें 60 वोल्ट का प्रेरित विभवांतर है, यानी कि उसमें 60 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, 60 वोल्ट सप्लाई उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा। स्वप्रेरण गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन, है ना, सेल्फ इंडक्शन का वोल्टेज ज्ञात करना है हम लोगों का, सॉरी सेल्फ इंडक्शन ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास दिया क्या है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास दिया क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास टाइम क्या है, 0.6 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद धारा में परिवर्तन, यानी कि डी आई का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन करंट, यानी कि करंट में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास अभी क्या था, हमारे पास अभी क्या था, तो हमारे पास था ना कि 6 एम्पियर करंट है। ठीक है, 6 एम्पियर करंट है और 21 एम्पियर करंट है। तो इस दोनों के परिवर्तन को ही ना हम लोग डी आई कहेंगे। तो डी आई हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 माइनस 6, यानी कि 15 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, वोल्टेज। वोल्टेज कितना है, 60, तो हमारे पास 60 वोल्ट हो गया। उसके बाद हमको निकालना क्या है, एल, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, एल निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम लोग देखे थे ना, एल इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि एल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना था, तो हम लोग अभी जस्ट देखे थे, वी एल इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर फार्मूला पुट कर लेंगे। वी एल इज इक्वल टू क्या होगा, 60, एल निकालना है और डिफरेंस हम लोगों का क्या था, 15, और हमारे पास टाइम क्या था, 0.6 सेकेंड। अब इससे अगर हम लोग करेंगे तो एल हमारे पास क्या आ जाएगा, एल हमारे पास आ जाएगा 2.4 हेनरी। ठीक है, तो
इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये इंडक्टर चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम लोग, आप लोग कमेंट करेंगे आप लोगों को क्या चाहिए, कौन सा वीडियो देखना है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो फिर उस हिसाब से हम अगला वीडियो तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये सिर्फ आप लोग के लिए ही है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आप लोग को क्लास नहीं हो पा रही है कॉलेज में, तो आप लोग इसके ज़रिए कुछ पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए, शायद कुछ भी आपको हेल्प मिल जाएगा। और इस लॉकडाउन में हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, तो जैसे तैसे इस मोबाइल से हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अब लॉकडाउन खुलने के बाद ही हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो तब तक आप लोग इसी से कुछ भी, अगर आप लोगों को कठिनाइयाँ होती है तो हमें कमेंट कर करके बताएं। ठीक है, और कोशिश करें कि इससे कुछ कुछ आप लोग सीखते रहें, क्योंकि पढ़ाई अगर आप रोक देते हैं तो वो आगे आप लोगों के लिए दिक्कत प्रदान कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।